खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर रोज आपको दिन भर की वो कौन कौन सी गतिविधियां रहने वाली हैं, अलग अलग क्षेत्र की वो तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आज इसी क्रम में हम सबसे पहले चलेंगे सरदारपुर और नरेंद्र से जानेंगे वहां की तस्वीरें। हमारे साथ जो कि जुड़े हुए हैं नरेंद्र सरदारपुर से। नरेंद्र से जान लेते हैं, नरेंद्र आज वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिन पर फोकस रहने वाला? मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत लगातार पंचायतों में कैंप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज वहीं उसी क्रम में सरदारपुर के ग्राम दसई में आज शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में किन किन योजनाओं से जो वंचित रह चुके हैं हितग्राही उन सभी की आज यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के दसई पंचायत के सचिव हैं, हम उससे जानकारी ले लेते हैं इस बारे में। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है बालू सिंगार। हाँ, किन किन योजनाओं को लेकर आज यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे? मुख्यमंत्री जन कल्याण सेवा अभियान के तहत शिविर रखा गया है। उसमें 33 प्रकार की योजनाओं के आवेदन लिए जाएंगे। जो से वंचित रह गए उनके आवेदन लिए जाएंगे। प्रमुख योजना जैसे बता दीजिए, कौन सी 33 योजना है? 7 प्रकार की पेंशन है, पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणी पेंशन, ऐसे प्रकार के 6 प्रकार की विधवा पेंशन है। और बाकी किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि फिर है। एक ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय परिवार सहायता संबल योजना के अंतर्गत वंचित रह गए उनको 2 लाख रुपए दिलाना। इससे कोई वंचित रह गए तो उनको लाडली लक्ष्मी योजना है। और विवाह विभाग योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। ऐसे मिलाकर योजना के आवेदन शिविर में लिए जाए। जी प्रियंका, यहाँ पर 33 प्रकार के शिविर में आयोजन में यहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे जो हितग्राही वंचित रह चुके हैं उनके लिए। जी प्रियंका जी। बिल्कुल नरेंद्र, सरदारपुर तरीके से बिल्कुल बोले नरेंद्र जी। मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम आज बड़ा सुहाना है। कल ही हमने बोला था कि मतलब मौसम की वजह से यहाँ पर बारिश, कल रात्रि में बारिश हुई है। बारिश के बाद यहाँ पर आज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आज भी घने बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल, मौसम के साथ अगर हम राजनीति के क्षेत्र में जाए नरेंद्र, तो किस तरह की तस्वीर बोला था फोन करता अभी रहेंगे? जी, राजनीति की अगर की जाए तो राजनीति में सरदारपुर तहसील के विधायक प्रताप ग्रेवाल, अभी बता देना चाहूंगा कि विगत दिनों भोपाल गौशाला में 10 गायें चोर चुरा कर ले गए थे। उनको लेकर प्रताप ग्रेवाल ने उनको चेतावनी दी है, अगर चोर अगर नहीं पकड़े गए समय पर तो निश्चित तौर पर वो धरने पर या आंदोलन करेंगे। चेतावनी दी है प्रशासन को। चलिए ठीक है, बालाघाट को रुख कर लेते हैं। श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम से जान लेते हैं। श्याम, वो कौन कौन सी तस्वीरें आज जो दिन भर देखने को मिलेंगी? जी, जैसे कि आपको बता दें कि 22 तारीख का दिन बालाघाट जिले के लिए काफी था, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन था मलजखंड में। वो मौसम की खराबी के कारण नहीं आ पाए। कमलनाथ जी का आगमन था खैरलांज में, वो आ गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि शिवराज सिंह जो आ रहे थे वो भी सौसर यानी छिंदवाड़ा से ही आने वाले थे और उन्होंने मौसम की खराबी, जबकि कमलनाथ जी यहाँ पे पहुंच चुके थे। तो आज वो चर्चा का विषय यहाँ पर यह है कि अभी जो शासन की योजना चल रही है मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान, उसमें आदिवासी क्षेत्रों से लेकर संपूर्ण क्षेत्रों में जो शासन से अछूते रह गए हैं आम आदमी, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ दिलाने मकसद है। अब इसमें क्योंकि इसके पहले भी शासन की ओर से एक योजना चलाई थी आपके द्वार, शासन आपके द्वार कहके, तो उसमें उतना फायदा मिल पाया था जितना मिलना चाहिए था। अब ये जो दूसरी योजना लाई ये शासन ने, इसके सफल हो पाते हैं ये देखने का विषय होगा। ठीक है, बिल्कुल की ओर भी रुक कर लेती हूँ मैं। हमारे साथ सुनील तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सुनील, जिसकी राजनीति के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बिरसिंहपुर की बात करें तो वो कौन सी हलचल है जो राजनीति के क्षेत्र में देखने को मिलेगी? उथल की आप बात की है तो मैं राजनीतिक उथल पुथल में बता दूं कि अभी बहुत ही
राजनीति का विषय बना हुआ था। बिरसिंहपुर से महज 10 किलोमीटर दूर है सिद्धा पहाड़। रामचरित मानस के जो है तो अरण्य कांड में इसका पूरा विवरण मिल जाता है। और यहाँ तो भगवान आकर के प्रतिज्ञा की थी। और ये जो अस्थि समूह पर्वत है, जो सिद्धा पर्वत था, और अभी यहाँ पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश लेवल की जो है तो राजनीति करवा लगातार जो हो चुकी, उसको खनन के लिए दे दिया गया था, लीज दे दी गई थी। और उसको लीज देने के बाद जो आस्था लोग थे, चूंकि विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, तो एक बड़ा हंगामा और लगातार ये महीनों जो है तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन चलते रहे। और एक बड़ी सियासत इस पर गरमाई, लगातार ऊपर से नेताओं का आना जाना बना रहा, लगातार राजनीतिक लोग आते रहे और अपनी अपनी रोटियां सेक करके मैं तो यही कहूंगा कि चले गए हैं। दूसरा विषय में महत्वपूर्ण आज जो चर्चा का विषय है और जो मेरे दिमाग में है चल रहा है, मैं शिक्षा विभाग की बात करूंगा। आपको बता दूं, बिल्कुल, शिक्षा विभाग के जो बिरसिंहपुर के हालात है इस समय इतने दयनीय हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हर ड्राइवर को जो है तो अपने रहना चाहिए, यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। दूसरी चीज जो है तो बस में निर्धारित सीटें हैं, निर्धारित जो कोई बैठाना है, हर बस में जो है तो अटेंडर होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं है, इस सुप्रीम कोर्ट की एक भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। मैंने शिक्षा अपन अगर तो बिरसिंहपुर को ये कहते थे कि बिरसिंहपुर में शिक्षा माफिया राज कर रहा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों का लाइसेंस नहीं है 12वीं तक चलाने का, इसके बाद भी विद्यालय चला रहे हैं। आखिर शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो मात्र दुकानें थी, कल वो दुकानें थी, वहाँ किराना स्टोर चलते थे, दुकानें चलती थी, और आज वहाँ पर शटरों को खोल कर विद्यालय चला रहे हैं 3 टपरों के नीचे। तो मैंने शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, मैं आपको बता दूं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पे आज से 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था लकी कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें प्रधानमंत्री तक के आंसू निकले थे और उन्होंने ट्वीट करके रोया था उस टाइम पे। 7 बच्चों की मौत और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। यही रोड है, स्टेट हाईवे 52 में मैं खड़ा हूँ, बिरसिंहपुर सिमरिया रोड है ये। पर आज बिरसिंहपुर में ना तो एक भी बसों पर कार्रवाई हुई है, ना तो यहाँ कोई अधिकारी आए हैं। मैं आपको बता दूं बिरसिंहपुर थाना सभापुर लगता है, यहाँ जो है तो अभी इसके पहले एसपी चंदेल थे, अभी उनका बदलाव हुआ है और यहाँ राजेंद्र मिश्रा आए हैं। राजेंद्र मिश्रा लगातार जो है तो अव्यवस्थाओं को लेकर के, नशे के खिलाफ जो है लगातार बोल रहे हैं और लगातार उस पर जो है तो लगाम लगाने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन उनका भी जो है विद्यालयों की ओर नहीं गया, विद्यालय के जो है तो बसों की ओर नहीं गया। आज तक एक भी बस की चेकिंग हुई। बहुत से बच्चे भूसे की तरह भर करके लद करके उसमें जाते हैं और किसी भी पर हादसे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिबंधित हैं गाड़ियां, वो भी गाड़ियां जो है अभी जो है तो चलाई जा रही है और मनमानी तरीके से। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां 12वीं तक चल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं। मैंने पूरा मन है, तो मैं शिक्षा विभाग को ही बात कर रहा हूँ सबसे पहले। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जैसे कि आपने अभी तस्वीरें बताई, तो पहला जिला नहीं है, जैसे कि हम तस्वीर में देख पा रहे हैं। ऐसे कई जिले हैं जहां पर इस तरह की अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, लापरवाही बरती जाती है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं वो ही सोते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इसका खामियाजा आमजन को पड़ता है। जी, मैं दूसरी चीज एक और आपको बता दूं कि मैंने बहुत सी ऐसी बसें हैं जिनका जो बसें वो छोटे हाथी के थे, मैंने छोटी गाड़ियों के थी, लेकिन उनमें उसकी बॉडी, मैंने जो स्कूल संचालक है, मैंने शर्म की बात है कि बस की बॉडी रखवा दी है और बसें चाहिए। वो बस कब पलट जाए बच्चों को लेकर के, मैंने कब उन बच्चों की क्या हो जाए, मैं कोई शब्द ऐसे नहीं आ रहे कि मैं उस पर बोल क्या दूं। मैंने 7 बच्चों की मौत के बाद आज तक प्रशासन उस बात को आखिर समझ क्यों नहीं पा रहा। आखिर शिक्षा के अधिकारी ऊपर के कर हिस्सा लेकर के चले जाते हैं, जब मापदंडों के आधार पर विद्यालय संचालित नहीं हो सकते, फिर आखिर चल क्यों रहे हैं, फिर बसें क्यों चल रही हैं, फिर गाड़ियां क्यों चल रही हैं। मैंने हर जगह कमीशन का खेल तो हुआ है, पर बसों में किस तरह से सुरक्षा को जो है अनदेखी की जा रही है, ये बहुत बड़ा विषय। हमारे साथ एक भी है राहुल और गौतम, हम इनसे भी पूछेंगे कि क्या हालात है यहाँ के, ये भी बताएंगे शिक्षा की स्थितियों कहेंगे स्कूल बसों। यदि प्राइवेट बसों को, प्राइवेट स्कूलों को देखा जाए, प्राइवेट स्कूलों में लुटाई, कक्षा 1 के बच्चे के लिए 1000 कम की पुस्तक नहीं है, 10 किलो का वजन है उनका। ड्रेस जहाँ मिलेगा एक दुकान पे मिलेगा, उनके किताबें एक दुकान पे मिलेगी। बसों का किराया 800 रुपए 5 किलोमीटर का, एक बच्चे का 800 रुपए 5 किलोमीटर किराया मिनिमम। जहाँ रही सरकारी स्कूलों की बात, उन मास्टरों से पहाड़ा गिनती बनता। मैं तो कहता हूँ जांच करवा ले, रोज तमाम CBI ED आती है, पहाड़ा नहीं बनता मास्टरों से। 25,000 तनख्वाह मिलती है और 12 बजे आते हैं। घर के मास्टर गांव में है, 12 बजे आएंगे, 2 बजे चले जाएंगे। लगातार इतनी घटनाएं हो रही हैं बसों में, जिस तरह से आप बच्चों को भर करके, उस पे क्या देखते हैं आप? डेली देखते हैं? मुझे डेली देखता हूँ, बस ऊपर लदी
एक सीट में 5-5-6 लड़के लगे रहते हैं। मुझे लगता है एक भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है बस के ड्राइवरों का, कोई दिखाई नहीं देता है। ड्राइवरों के लाइसेंस चेक किए जाए तो 80% एक्सीडेंट हो रहा है ड्राइवर से। ड्राइवर सब नशे में चूर रहते हैं। पिछले दिनों भी जो बस का एक्सीडेंट हुआ था लकी कॉन्वेंट स्कूल का, मैं आपको बता दूं, उसमें भी जो बस संचालक था वो पूर्व में नशे का आदी था और ये आरोप भी बाद में भी लगे थे और पहले भी लगे थे। इस बात का जो है तो संचालक ने कभी ध्यान नहीं दिया। और आपको नहीं लगता कि जितने बस संचालक बस चला रहे हैं ड्राइवर, उसमें बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो है तो कई बार वीडियोज भी फोटोज भी वायरल हुई और वो नशे के आदी? 90% जांच करवा लीजिए, 90% उनका डॉक्टर बनवा लीजिए, 90% नशे के आदी है। और मैं दावे से कहता हूँ 80% एक्सीडेंट ड्राइवर की लापरवाही से होते हैं। अब कोई विभाग नहीं जानता, पुलिस का तो कोई मतलब ही नहीं है, आरटीओ तो कभी याद नहीं है। किराया मनोवानी डमरिया से बरसिंहपुर की दूरी 18 किलोमीटर है, किराया लिया जाता है 40 रुपए। कोई गाड़ियों में रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है। सतना से बरसिंहपुर की दूरी 35 किलोमीटर। स्कूल बसों के हालात बड़े नहीं खत्म है, चलने लायक है ही नहीं। 4 चक्का की बस चलती है, 4 चक्के की बस में कंट्रोलिंग नहीं होती। 2 चक्के आगे 2 चक्के पीछे, 4 चक्के पीछे होने चाहिए तब बस कंट्रोलिंग होती है। निश्चित तौर पर अभिभावक है और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह की अवस्था है बसों की, तो मैंने निश्चित तौर पर विचार करने की बात है जिला के प्रशासनिक अधिकारियों को और शिक्षा अधिकारियों को भी। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्कूलों में अव्यवस्थाएं जो हैं पसरी हुई है, जो सुविधाएं जो व्यवस्थाएं बच्चों को मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही। चाहे हम स्कूल बसों की बात करें, स्कूल भवनों की बात करें, अच्छे शिक्षक की बात करें या फिर उस महंगाई की बात करें जिसके लिए लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, आम जनता की बात करें, सभी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं जिसने आम की कमर तोड़कर रख दी है। तो इन सब के बीच में अगर हम कोशिश करें कि शिक्षा मिल जाए तो बहुत ही कम स्कूल होंगे जहां पर ये सब देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर स्कूल में हम यही हकीकत देख पा रहे हैं कि वहां के जो हालात हैं काफी खराब हो चुके हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इसका संज्ञान नहीं लेते हैं और समय समय पर इसका निरीक्षण नहीं करते, जिसके चलते इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं। हम नरेंद्र से भी जान लेते हैं। नरेंद्र, आपने देखा कि सुनील हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता बिरसिंहपुर की किस तरह की स्थितियां हैं स्कूलों की। सरदारपुर की बात करें और उन स्कूल बसों की बात करें विशेष रूप से, अगर हम देखें कि राजधानी भोपाल अभी एक बस में हादसा हो गया एक बच्ची के साथ। अगर हम स्कूल बसों की बात, उनकी स्कूल बसों की जर्जर हालत की बात करें या उन बच्चों के साथ जो हम आए दिन देखते हैं घटनाएं होती हैं, दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं, उनकी बात करें, किस तरह की तस्वीरें? अगर की जाए तो सरदारपुर तहसील में भी यही हालात बने हुए हैं। यहाँ पर स्कूल प्रशासन द्वारा लगातार श्याम से बात कर लेते हैं। तब तक श्याम, हमने आपकी तस्वीरें वहां से देखी बालाघाट से, किस तरह से राजनीति वहां गरमाई हुई है, चूंकि अभी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल देखने को भी मिल रहा है, लगातार भी जारी है। अगर हम इसी के साथ बात करें स्कूलों की, जैसे स्थितियों की बात कर रहे हैं हम स्कूलों की, अगर हम बालाघाट की स्थिति जानना चाहें, वहां की स्कूलों की स्थिति जानना चाहें और विशेष रूप से उन शिक्षकों की स्थिति जानना चाहें, जैसा कि अभी हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूल में शिक्षक तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ाना तक नहीं आता है, मतलब योग्य शिक्षक नहीं है कहना चाहिए। यहाँ पर किस तरह की स्थिति? जी, अगर शिक्षा की बात करें तो जो खबर भारत ने एक मुहिम चलाई है और हर दिन हम रिपोर्टर लाइव में शिक्षा की बात करते हैं, उसका असर बालाघाट में दिख रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सदस्य हैं, वो निरंतर स्कूलों में जाकर स्कूल की व्यवस्था देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी कुछ ही समय पहले दमोह में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष जो साहू जी हैं, उन्होंने एक विद्यालय में गया जहाँ पे आवासीय विद्यालय है, वहां पे देखा तो उन्होंने 45 बच्चों के लिए जब की व्यवस्था देखा तो वहां पे लगभग 1 किलो सब्जी बनी हुई थी। 45 बच्चों के लिए 1 किलो सब्जी अगर बनाई जाएगी तो कितना पोषण आहार बच्चों को मिल रहा है, यहाँ का विषय है और प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। आज जनप्रतिनिधि जब यहाँ पर जा रहे हैं, देख रहे हैं काफी कमी है, लेकिन अब उस पर सुधार की जरूरत है। आखिर मीडिया भी कब तक इन बातों को प्रशासन और शासन को बताते रहेगा, कब जागेगा शासन प्रशासन? चिंता का विषय है। बालाघाट में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ के बच्चे को जो पोषण आहार के लिए जो राशि आ रही है वो सही इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो ऐसे लोगों पर, ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है।
और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एक घटना घट रही है, उद्घाटी की बात कर रहा हूं मैं। बालाघाट से बैया रोड में पहाड़ी पड़ती है उद्घाटी, जहाँ पे काफी खाई है, पहाड़े हैं। वहां पे जो रोड के किनारे रेलिंग लगाई जाती है विभाग के द्वारा, जब रोड बनती है वो एक बार लगा दी जाती है, लेकिन उसमें मरम्मत के लिए कभी भी प्रशासन ध्यान नहीं देता, के कारण वहां पे अब प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जान जा रही है। कल भी एक ट्रक वहां खाई में गिर गया, लेकिन उसी वक्त वहां से जब पुलिस जवान सीएम कार्यक्रम में जा रहे थे, सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर की जान बचाई। रस्सा बांधकर लगभग 30 से 35 फीट नीचे गिरा। जवान ने अपने पीठ पे लादकर उस ड्राइवर को ऊपर निकाला और उसकी जान बचाई जा सकी। लेकिन परिस्थिति रोज एक जैसी नहीं होती है। जो भी घटनाएं घटती है उससे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि उसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं, मीडिया अपना काम तो करता है, उजागर करता है, लेकिन आज प्रशासन यहाँ पे जो दिखना चाहिए, जो जागरूक होना चाहिए प्रशासन को मीडिया के माध्यम से, लेकिन वो चीज प्रशासन में दिखाई नहीं दे रही है। आखिर तक लोगों की जान जाते रहेगी उस उद्घाटी में, यह भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। सड़क दुर्घटना से देखा जाए तो हजारों लोग इसका शिकार हो जाते हैं हर साल की। अगर हम बात करें, सैकड़ों लोग इसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं इन सड़कों को बनाने के लिए, अच्छी सड़क निर्माण किया जाए इसको लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं वो ही इसमें गबन कर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत चलते इसका विकास नहीं हो पाता है और आमजन इसका शिकार हो जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से हम शिक्षा की बात कर रहे थे, काफी अच्छी पहल बालाघाट से देखने को मिली। जैसा कि आपने बताया कि जनप्रतिनिधि लगातार सक्रिय है। खबर भारत के माध्यम से जो हमेशा खबर उठाई जाती है शिक्षा को लेकर, उन बच्चों के भविष्य को लेकर, अच्छी पहल देखने को मिली बालाघाट में। और हो सकता है कि इसके साथ ही इनसे कहना चाहिए प्रभावित होकर जो और जिले के अधिकारी हैं वो इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाएं और संज्ञान में लें उस मामले को और स्कूलों में जाकर उसका परीक्षण करें, निरीक्षण करें, जिसके चलते उन स्कूलों की स्थिति पाए और उन बच्चों का जो भविष्य है वो सही तरीके से चलाए और उनका भविष्य सुनिश्चित हो पाए कि हाँ, इनका भविष्य अब सही है और इन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल और अच्छा खान पीन मिल पाएगा। श्याम साथ नरेंद्र भी जुड़े हुए, नरेंद्र से तस्वीरें जान लेते हैं। नरेंद्र, जैसा कि हम बात कर रहे थे इसको लेकर, आप हमें बता रहे थे वहां पर किस तरह की स्थितियां हैं, बात कीजिए। नरेंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश राज्य के ब्यावड़ा सिविल हूँ। यहाँ पे सिविल अस्पताल के द्वारा यहाँ पे सिविल लगाया गया। मेरे साथ डॉक्टर अस्पताल पे हम जानते हैं उनसे कि ये सिविल जो लगाया गया है इसमें बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। मेरे साथ पूरी जानते हैं, सर बताइए। मैं डॉक्टर लखन नागी अभी सिविल प्रभारी हूँ और आज दिनांक को 23 तारीख को ब्यावरा में विशाल शिविर रखा गया है। शिविर में हमने जैसे विकलांग बोर्ड रखा है, जिले में समस्त प्रकार के जो भी जहाँ विकलांग बोर्ड के जो भी मरीज हैं आज यहीं पर विकलांग बोर्ड यहीं पर रखा गया है। तो विकलांग बोर्ड में जो भी लोग आएंगे उनका वही सर्टिफिकेट देंगे हम। जिसके बाद हमने जिले से एमडी मेडिसिन डॉक्टर कलावत साहब को भी बुलाया है, अस्थि रोग विशेषज्ञ को भी बुलाया है, ईएनटी रोग विशेषज्ञ को भी बुलाया है। इनके साथ साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ भी है, विशेषज्ञ भी है, आज ईएनटी वाले भी हैं आज। तो सर रखने का वजह कारण मेन उद्देश्य ये है कि एक जगह जैसे कि अब विशाल शिविर इसलिए रखा गया आसपास की तरह के सभी उपचार और विकलांग बोर्ड के जो भी यहाँ के नियर के जो लोग हैं जो परेशान हो रहे थे उनका भी यही तुरंत विकलांग बोर्ड का आयोजन रखा गया ताकि तुरंत के तुरंत। इसके साथ साथ हमने कोविड वैक्सीनेशन में भी रखा है कि कोविड वैक्सीनेशन में जो लोग छूटे हुए हैं शिविर के माध्यम से वो जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया वो वैक्सीनेशन भी कराएं। इसी के साथ साथ आयुष्मान कार्ड हेल्थ कार्ड भी हमने रखा गया है यहाँ पर ताकि हेल्थ आईडी कार्ड भी बने, आयुष्मान कार्ड भी हमें और भी हमने समस्त प्रकार की जो जांचें हैं 105 प्रकार की जो जांचें रखी गई है जिसमें ईसीजी, थायराइड, HbA1c समस्त प्रकार की जांचें रखी है। तो ये शिविर का लग रहा मुझे दिखा है वो ये नेत्र यहाँ पर नेत्रों विशेषज्ञ देखकर वहाँ पर पेशेंट को भेज का फिर उनका क्रिया उस हिसाब से सेट करेंगे। ये लाइन से सभी
कमरे बनाए गए हैं। आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारी यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं। सभी दिन में एमडी मेडिसिन है, ENT है, अस्थि रोग विशेषज्ञ है। तो सर कितने बीमारियों का इलाज? 105 बीमारी, समस्त 105 प्रकार के टेस्ट है, समस्त प्रकार की बीमारियों के इलाज है। यहाँ पे मनोचिकित्सक वाला भी रखा गया है, तो मनोचिकित्सक वाले जो लोग हैं उनको भी आज देख रहे हैं। जिसके बाद साथ साथ हमने यहाँ पर बाहर की तरफ आयुष्मान कार्ड का भी लगाया है, जो आयुष्मान कार्ड तुरंत बनेगी। हमने जांच का केंद्र बनाया है, तो 105 प्रकार की समस्या की जांच हम करेंगे। आज पूरा शिविर निःशुल्क है, कोई पैसा तस्वीर हम देख पा रहे हैं कुछ और ही है। दिख रहा हूँ। अगर हम ये जो शिविर लगा है तो क्या ये निःशुल्क है? क्योंकि देखने में आता है कि निःशुल्क तो बोल दिया जाता है, लेकिन जब वहां पर लोग पहुंचते हैं, जो पीड़ित होते हैं वो पहुंचते हैं, तो उसके बाद उनसे शुल्क वसूला जाता है। क्या इस तरह की स्थिति भी आप देख? मरीजों के पैसे से बात करूंगा। जैसे यहाँ पे जो लगन डॉक्टर दांगी जी थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 105 तरह की जो जांच है वो निःशुल्क है। आयुष्मान कार्ड का भी सेंटर लगा हुआ बाहर, तो यहाँ पे समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज यहाँ पे कर रहे हैं। और विशाल शिविर है जिसमें जिले के चिकित्सालय, CMHO और जिले बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, अभी आने वाले हैं। और मैं कुछ पेशेंट से जानूंगा कि वो जो जांच करवाई वो निःशुल्क है, किन किन सुविधा से उनको लाभ मिल रहा है। मैं कुछ पेशेंट से बात करता हूँ। जी सर, मेरा भाई प्रदीप मेवाड़े है और वो काफी 10-15 सालों से मानसिक रोग से पीड़ित है, जिसका बहुत इलाज करा चुका हूँ और कई वर्षों से मैं करवा भी रहा हूँ। अभी तक उसका जो है मानसिक सर्टिफिकेट नहीं बना है और मैं इसके लिए बहुत परेशान हो चुका हूँ। नहीं बन रहा है सर हर तरह से। आप कब से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे? कुछ दिनों से, कम से कम 10 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। राजगढ़ भी चला गया, भोपाल भी चला गया, बाकी आज तक सर्टिफिकेट नहीं बना। इनका ये कहना है मानसिक रूप से इनका बड़ा जो भाई है वो परेशान है, मानसिक रूप का जो सर्टिफिकेट है ये 10 सालों से चक्कर लगा रहे हैं, आज तक नहीं बना है। जी सर। जी बिल्कुल नरेंद्र, जैसा कि हम बात ही कर रहे थे कि जो हम देखते हैं और तस्वीरें कुछ और ही निकल कर आती हैं, और ये जो मरीज के थे शायद जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो जानकारी बता रहे थे, अपनी आप बीत में बता रहे थे कि किस तरीके से वो 1-2 सालों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही उनका जो सर्टिफिकेट है वो उन्हें नहीं दिया गया, जिसके चलते उसका लाभ उनके भाई को नहीं मिल पा रहा है। अब मैं आपके पास लौटूंगी और आपसे जानूंगी। हमारे साथ जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं संवाददाता, तो जबलपुर की ओर भी रुक कर लेते हैं और जबलपुर से जान ले तस्वीरें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद शरीफ, उनसे जान लेते हैं। शरीफ, वहां पर किस तरह की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जबलपुर में, और वो कौन कौन सी गतिविधियां होंगी जो आज दिन भर देखने को मिलेंगी? शरीफ, तो लगता है किसी तकनीकी कारण के चलते शरीफ की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारी आवाज भी शायद शरीफ तक नहीं पहुंच पा रही है। बालाघाट की ओर रुक कर लेते हैं और श्याम से जान लेते हैं। तब तक चलिए सुनील की ओर रुक कर लेते हैं और सुनील से एक सवाल रख लेते हैं जो कि हमारे साथ बिरसिंहपुर से जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरीके से आप स्थितियां बता रहे थे स्कूलों की और उन अस्पतालों की, या शिक्षा की बात करें हम, शिक्षा की हालांकि काफी, अगर हम स्थितियों की बात करें तो कुछ ठीक नहीं है स्थितियां, अलग जिलों की भी सेम ही कंडीशन है। अगर हम देखें तो अगर हम बात करें आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो वहां की स्थितियां किस तरह की हैं? क्योंकि जो स्कूलों की स्थिति से तो आपने अवगत कराया, लेकिन आंगनबाड़ी की स्थितियां कैसी हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी मझगमा ब्लॉक का एक गांव था जहां एक इतना अति कुपोषित बच्ची मिली थी और उसकी जो त्वचा थी वो हड्डियों में चिपक गई थी। मुख्यमंत्री को बाकायदा यहाँ के एक पत्रकार ने ट्वीट किया था और फिर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के उस बच्ची को जिला हॉस्पिटल में भर्ती किया और उसको स्पेशली ट्रीटमेंट दिया जा रहा। उसका एकदम वजन कम था। मैं जो आपको बता दूं कि चूंकि जहां से हम अपन बिरसिंहपुर की बात करूं तो बिरसिंहपुर जमा ब्लॉक के अंतर्गत है। यहाँ दो जो है तो क्रमांक 1 और क्रमांक 2 में परियोजना चलती है। मैंने परियोजना अधिकारी 1 और परियोजना अधिकारी 2, मैंने चित्रकूट क्रमांक 1 और चित्रकूट क्रमांक 2। चित्रकूट क्रमांक 1 जो है वो मझगमा ब्लॉक के अंतर्गत मझगमा की कई आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं। मैं आपको बता दूं पूरी
लगभग 99.99 आंगनबाड़ियां जो है कागजों में चल रही हैं। कुपोषण का दंश इतना है कि बच्चों की कुपोषण के कारण मौतें हो रही हैं। आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं वो सही डाटा नहीं देती समय पर। उसका सही डाटा न देने का कारण यह है कि परियोजना अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि उन्हें अपना हिस्सा चाहिए। फिर जो पर्यवेक्षक है वो कभी जांच करने नहीं जाते, क्योंकि सबको पता है कि ये आंगनबाड़ी केंद्र कागजों में चल रहे हैं। जब आंगनबाड़ी केंद्र कागजों में चलेंगे तो निश्चित तौर पे उनका जो है तो हालात यही होगा। का दंश को बताऊं कि जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ है उसकी आपको बताऊं कि जो पोषण आहार मिलता है वो सही समय पर पोषण आहार नहीं मिलता है, और पोषण आहार भी उनको उस हिसाब से नहीं दिया जाता जिस हिसाब से उनको दिया जाना चाहिए। बिल्कुल है, ये स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि अगर हम कुपोषण की बात करें तो पोषण को लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी स्थिति को सुधारा जा सके और कुपोषण को बढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, कई योजनाएं भी निकाली जा रही हैं। और जैसे कि इसी के साथ मुझे एक सवाल और बनता है इसी के साथ, जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कुपोषण को लेकर, और अगर हम ये देखें कि संविदा कर्मचारी हैं जो कई दिनों से मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी कुछ लंबित मांगे जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो मानदेय उन्हें दिया जाता है उसमें उनका घर नहीं चल पाता है। क्या इस तरह की स्थितियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? क्षेत्र की बात कर रही हैं, किस संविदा कर्मियों की? कौन सी संविदा कर्मी, शिक्षा या कोई और? बिल्कुल, कोरिया की ओर भी रुक कर लेते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कोरिया से जुड़े हुए हैं रवि शर्मा, उनसे भी तस्वीर लेते हैं। मध्य प्रदेश की तो तस्वीरें हमने देखी ही, अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की भी तस्वीरें। रवि, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की और ये कोरिया की बात करें, उस क्षेत्र की बात करें, छत्तीसगढ़ के कोरिया की बात करें, तो वहां पर आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं शिक्षा को लेकर? सबसे पहले हम शिक्षा की ही बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि शिक्षा में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, चाहे फिर वो स्कूल भवन की बात हो या फिर योग्य शिक्षक की बात हो या उन स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा की बात हो या फिर खाद्यान्न की बात हो या सही गुणवत्ता वाला भोजन की बात हो। तमाम तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। हालांकि सरकार प्रयासरत है, प्रयास करती रहती है कि सभी लाभ मिल पाए सभी बच्चों को, उन बच्चों को सही तरीके से वहां पर पहुंचाया जाए जिससे कि बच्चों का भविष्य संवर सके। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ऐसी कोई कमी रह जाती है और इस तरह की लापरवाही, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। वहां से आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, शिक्षा के बारे में यदि बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे कोरिया जिले के कोरिया कलेक्टर हैं कुलदीप शर्मा जी, उनके द्वारा लगातार क्षेत्रों का दौरा किया जाता है और अधिकतर उनका फोकस सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर ही रहता है। वो स्वयं करके स्कूलों में, छात्रावासों में लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। कल भी उनके द्वारा महत विकास खंड में एकलव्य आवासीय विद्यालय और जो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं, वहां जाकर के उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। वहां 7वीं क्लास के बच्चों से और 11वीं क्लास के बच्चों से उनके द्वारा कुछ सवाल पूछे गए और सवाल का सही जवाब सुनकर वो काफी खुश हुए। उसके बाद उन्होंने एकलव्य आवासीय विद्यालय और कन्या छात्रावास सोनहत का भी दौरा किया और वहाँ के बच्चों से खान पान की व्यवस्था के बारे में जायजा लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से कलेक्टर कोरिया इस क्षेत्र में मतलब पदस्थ है, तब से उनके द्वारा लगातार इन सब क्षेत्रों पर लगातार फोकस किया जा रहा है और हमेशा स्वयं निगरानी करते हुए, स्कूलों का निरीक्षण करते हुए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश जिम्मेदार अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। जहां तक शिक्षा में भोजन की बात मैं करूँ, कई अभी सोनहत विकास खंड के ही कई वनांचल ग्राम ऐसे हैं जहाँ पे मध्याह्न योजना सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रही है। कई जगह समूहों के द्वारा रुचि न लेने के कारण अथवा शिक्षकों के द्वारा सुचारू व्यवस्था नहीं चला पाने के कारण कई स्कूलों में ऐसा है कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था कभी चलती है कभी नहीं चलती है। हमारे द्वारा कभी एक स्कूल का दौरा किया गया था जहां पर बच्चों के द्वारा बताया गया कि विगत 1 माह से उन्हें मध्याह्न भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है और वो भोजनों करने अपने घर जाते हैं। इस पर जब हमने संबंधित शिक्षकों से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि कोई भी स्वयं सहायता समूह इसमें रुचि नहीं ले रहा है। जो पहले स्वयं सहायता समूह मध्याह्न भोजन का संचालन कर रहे थे उनके द्वारा लगातार
समय पर उनके खाते में राशि नहीं मिल पाने और भी कमियों के कारण उनके द्वारा भोजन व्यवस्था सुचारू संचालित करने से मना कर दिया गया। अभी किसी और समूह के द्वारा नहीं लिया गया है, तो शिक्षकों के द्वारा स्वयं ही अपनी व्यवस्था के आधार पर बीच बीच में भोजन व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सुचारू व्यवस्था अभी भी विकास खंड में देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि कई वनांचल क्षेत्र हैं जो बहुत दूर है और पहुंच विहीन है, जहां शिक्षकों का भी आना जाना बहुत कम हो पाता है। कभी स्कूल में आते हैं, कभी नहीं आते हैं। इससे मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था कुल मिलाकर औसत दर पर तो ठीक है, क्योंकि जिन जिन क्षेत्रों में कलेक्टर महोदय दौरा होता है वहां पर तो लगातार निरीक्षण के आप या कहिए या उनके जागरूक रहना कहिए, उसके द्वारा उनके शिक्षकों के द्वारा व्यवस्था ठीक ठाक संचालित की जाती है। शिक्षण व्यवस्था भी लगभग औसत दर ही रही है। जी बिल्कुल सही कहा रवि आपने। यही तो चाहिए शिक्षा को लेकर, जैसा कि अभी आपने कहा कि समय समय पर निरीक्षण किया जाता है उन स्कूलों का, और उनसे जब सवाल रखे गए तो उन्होंने सही सवाल दिया जिसकी प्रशंसा भी की गई। तो हम यही तो चाहते हैं कि सभी स्कूलों की स्थिति ऐसी ही हो, अच्छी शिक्षा मिल सके बच्चों को। लेकिन एक चूक वहां पर रह गई कि शिक्षा के साथ साथ जिन स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन की योजना है वो सही तरीके से संचालित नहीं की जा रही है। अगर सरकार उस पर और थोड़ा सा ध्यान दे तो सोने में सुहागा हो जाए। चलिए हमारे साथ मनोज नोदिया भी नरसिंहपुर से जुड़े हुए, उनसे भी तस्वीरें जान लेते हैं। मनोज, एक अच्छी खबर सामने आई शिक्षा को लेकर, और अगर ये देखने को मिला कि वहां पर शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है, थोड़ी सी कमी है वो भी समय समय पूरी कर ली जाएगी, लेकिन एक अच्छी पहल देखने को मिली। अगर हम नरसिंहपुर की बात करें तो किस तरह की स्थितियां शिक्षा को लेकर और उन स्कूलों को लेकर और मध्याह्न भोजन को लेकर? जी, शिक्षा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयास कर रहे हैं। अभी नरसिंहपुर जो है सीमराई स्कूल जो है वो भी सीबीएसई पैटर्न का खोला गया है, और जो स्कूलों में जो है मध्याह्न भोजन भी काफी अच्छा मिल रहा है। लगातार यहाँ के जो कलेक्टर हैं रोहित सिंह जी हैं लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं, स्कूल व्यवस्था का मुआयना करते हैं, देखते हैं कि कहीं बच्चों को कोई अव्यवस्था ना हो, स्कूलों में जो पर्याप्त सुविधा हो। इन चीज को लेकर लगातार नरसिंहपुर का प्रशासन और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो काफी प्रयास कर रहे हैं। जी प्रियंका जी, और मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश ही नहीं, नरसिंहपुर जिला ही नहीं, मध्य प्रदेश सहित जो घोटे गांव में आज केंद्र बिंदु रहेगा घोटे गांव का परमहंस ज्ञान, क्योंकि आज वहां पर जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वामी सर्वज्ञानंद सरस्वती जी का आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित तमाम जो है मंत्री है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी भी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी वो भी आ गए। वो मध्य प्रदेश से ही नहीं बाकी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी भी यहाँ पर पहुंच गया था, और तमाम जो है कांग्रेस और बीजेपी के आला जो बड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज जो है श्रद्धांजलि जो है सभा का वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज जो शंकराचार्य जी जो दो पीठों की जिम्मेदारी उनको पड़ती, दो शारदा और ज्योतिष पीठ जो है शंकराचार्य वही थे। हमारे साथ पंडित जी महाराज जी हैं, हमको तो उनसे जानेंगे आज वहाँ पर क्या सभा है, क्या आयोजन किया जाएगा। जी, वहाँ पे आज सभा में सभी संत महात्मा आएंगे और आज महाराज जी का आज घोषणा भी होगी और उनका अभिषेक की आज डेट भी फिक्स होगी, कब उनकी वो होगा अभिषेक का उसकी डेट निकाली जाएगी। और आज भंडारा भी होगा, सभी नगर वासियों का, सभी क्षेत्रियों का, सभी का आज वहाँ भंडारा भी चले। आज विवेक दुबे, ये हमारे साथ विवेक दुबे जी जुड़े हुए लगा। आज नरसिंहपुर जिला से मध्य प्रदेश के तमाम जो उनके भक्त हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी के बारे में बता दूं कि विश्व जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य उनको कहा जाता था, और वो 10 तारीख में जो है वो देवलोक उनका गमन हो गया था। आज 13 दिन हो गए हैं, जैसे आज श्रद्धांजलि सभा का जो है वहां पर आयोजन किया जा रहा है। पूरे विश्व से जो उनके जो भक्त हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, 3 लाख के आसपास जो है वहां पर जो भक्त हैं उनके पहुंचने की संभावना जताई गई है आश्रम द्वारा। वहां पर जो है आज जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जी हैं आज अभी नरसिंहपुर में मौजूद है। यहाँ पर जो है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे जिनके पिताजी का कल जो है स्वर्गवास हो गया, तो आज वो यहाँ पर आए हैं, वहाँ पर उनके आज वो वहाँ पर यहाँ है शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए।
उसके बाद वो गाड़ी इसके बाद वो गाड़ी से वो प्रधानमंत्री से पहुंचेंगे। वहां पर है आज बीजेपी की केंद्रीय मंत्री है प्रहलाद पटेल, वो भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे अन्य जो बड़े बड़े जो मंत्री और नेता हैं वहां पर मौजूद है। आज वहां पर जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, वहां पर जो वसीयत जो लिखे गए थे स्वामी जी, उनका भी आज वाचन किया जाए। जी मनोज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा आज नरसिंहपुर पहुंचने वाले हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। कितना अहम माना जा रहा है इस दौरे को? इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। संभावना ये जताई जा रही है कि जो 2023 है उसमें चुनाव है, तो बीडी शर्मा जी जो आएंगे आज यहाँ पर, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको कुछ मार्गदर्शन भी देंगे और 2023 की जो तैयारी है उसके लिए भी उनको कुछ सचेत करेंगे कि 2023 तैयारी के लिए क्या करना चाहिए। जैसे उनकी 2023 है उसकी तैयारी कैसे तैयारी अभी से शुरू करें। जी प्रियंका। ठीक है मनोज, मैं बीच आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ जबलपुर से भी मोहम्मद शरीफ जुड़े हुए हैं। शरीफ से जान ले वहाँ पर किस तरह की राजनीतिक हलचल वो देख पा रहे हैं, इसके साथ ही इस अस्पतालों किस तरह की स्थिति और स्कूलों की किस तरह की स्थिति। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें जबलपुर शहर की, तो जबलपुर में शहर में साफ तौर पे अगर देखा जाए समस्याओं की, तो लगातार जबलपुर में 2 दिन से जो है, अगर निगम कर्मचारियों की अगर हम बात करें, निगम कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिसके चलते शहर की साफ सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई थी। जहां पर गली मोहल्लों में कचरे का ढेर अंबार बना हुआ था, जहां पर आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जहां पर गली मोहल्ले की अगर बात करें तो वहां पर गंदगी हम 2 दिन से बनी हुई थी, साफ सफाई नहीं हो पा रही थी, कचरा नहीं उठ रहा था, जिससे लोगों को जन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा था निगम प्रशासन जो था इसमें कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा था। वहीं अगर हम बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठते हैं और कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान होना यहाँ पड़ता है। स्कूलों की हम बात करें तो स्कूलों पे लगातार जो है स्कूल अब चालू हो चुके हैं, बच्चे लगातार अपने सही समय पे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। और कहीं बात करें सरकारी स्कूल की, तो सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था कहीं ना कहीं ठप है। जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए, जो उनको जो मिड में जो खाना दिया जाता है, कहीं ना कहीं साफ तौर पे खाना जो है ठीक नहीं होता, जिसमें कई बार जो बच्चों के जो माता पिता है वो शिकायत कई तौर पे करते हैं। और हम बात करेंगे शहर के राजनेता हलचल की, तो अगर बात करें तो आज जबलपुर शहर सुबह से ही जो है गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा जबलपुर शहर में आए हुए हैं। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पुलिस अधिकारी से समीक्षा बैठक ले रहे हैं, जो आने वाले जो कानून व्यवस्था उसको भी लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। वहीं और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी जबलपुर शहर में आए हुए हैं, वो भी यहाँ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थानीय प्रोग्रामों में भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल, जैसा कि आपने स्कूलों की बात की है, तो जैसा कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूल, हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां पर ये बात सामने निकल कर आई कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं पेरेंट्स बजाय सरकारी स्कूल के। ऐसा क्यों आखिर? क्योंकि हाल ही में ऐसी तस्वीर देखने में आई थी कि जहां स्कूल में बच्चे झाड़ू लगाते नजर आ रहे थे। बांगली की तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ, जहां पर कुछ बच्चे सामने झाड़ू लगाते नजर आ रहे थे। और अभी हाल ही में अगर हम देखें तो हमारे साथ एक जो हुए थे ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि वहां पर जो शिक्षक हैं वो योग्य नहीं है, उन्हें पढ़ाना नहीं आता है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो फिर कैसे माता पिता अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेज पाएंगे? क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान तो लगातार सक्रिय हैं और कई स्कूल खोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल सके बच्चों को। लेकिन अगर हम देखें जो अधिकारी हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं साफे अनियमितताएं देखी जाती हैं कि सरकारी स्कूल के कहीं ना कहीं कई जर्जर भवन होते हैं, किसी किराए के मकानों में उसको चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है। वहीं अगर बात करें सरकारी अधिकारियों की, तो कलेक्टर की बात करें, कई लोगों ने इस चीज को लेकर शिकायत की है। सरकारी स्कूलों को लेकर कहीं ना कहीं जो है अनदेखा इन चीजों में किया जाता है। वहीं हम बात करें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की, तो शिक्षक जी होते हैं जो बिल्कुल जो पढ़ाई भी नहीं आती ना बच्चों को पढ़ा पाते, तो इसमें बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर शिक्षक जो होते हैं अपने ही घर की जन समस्याओं को लेकर स्कूल में बैठा करते हैं। कई तौर पे जबलपुर शहर में कुछ सरकारी स्कूल में ऐसे भी देखे गए ग्रामीण क्षेत्रों में जो नशे में चूर होते हैं और नशे में चूर होकर जो सरकारी स्कूलों में बच्चों के क्लास लेते हैं। तो कहीं साफ तौर पे लगातार शिकायत करने के बाद भी जहां पर जो है
अधिकारियों की अगर हम करें, अधिकारी यहाँ पर जो है अनदेखा करते हैं, ऐसा कोई निराकरण अभी तक नहीं किया जा रहा। तो वहीं अगर बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो उन्होंने लगातार जो है अधिकारी को साफ तौर पर निर्देश भी दिए, जितने भी सरकारी स्कूल हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, जिसमें शिक्षक हैं, उन सब पे लगातार जो है कार्रवाई की जाए, कड़ी निगरानी की जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तौर पे नाराज दिखते हैं। जी प्रियंका। बिल्कुल ठीक है, मैं मनीष जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी तस्वीरें जान लेते हैं। मनीष, अगर हम बात करें किसानों की और बिजली पानी, जैसे कि आपने देखा है कि कई क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां आज़ादी के 50 साल बाद भी उन्हें शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, या जो अंधेरे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। अगर हम यहाँ से तस्वीरें जानना चाहें तो यहाँ पर किसी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं? जी प्रियंका, बताना चाहूंगा कि पेयजल की अगर हम बात करें इस अलियाजपुर जिले में, तो कहीं न कहीं पेयजल की काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। और रही किसानों की, तो किसान अभी बहुत चिंतित है। एक तरफ यहाँ पर सामान्य से भी कम वर्षा दर्ज हुई, एक तरफ तो ये मार हुई, और दूसरी मार एक प्रियंका जी, इस झाबुआ जिले लंपी बीमारी ने बहुत अपना पैर पसार लिया है। इस बीमारी से अभी तक इस जिले में करीब 9 से 10 पशुओं की मौत हो चुकी है। और एक यहाँ से दोबट से 15 किलोमीटर दूर एक उदयगढ़ जनपद पंचायत आता है, वो भी करीब 35 से 40 से 50 के आसपास पशुओं की इस बीमारी में ग्रस्त है, और वहां पर भी 3 पशु की अभी तक डेथ हो चुकी है। जी मनीष, लंपी वायरस की आपने बात की है, और आपने जैसा कि बताया कि 8 से 10 गायों की 10 गोवन मौत हो चुकी है। अगर हम ये जानना चाहें कि वैक्सीनेशन वहां पर किस तरीके से किया रहा है, क्या वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वहां पर चालू कर दी गई है? जो दवाइयां हैं लंपी वायरस को कंट्रोल में करने के लिए, क्या वहां पर पहुंचाई जा चुकी है? जी प्रियंका जी, बताना चाहूंगा, दवाइयाँ तो जा रही है हॉस्पिटलों में, और दवाइयाँ की समस्या काफी है। कम दवाइयाँ अस्पताल में पहुंची जा रही है, और कहीं न कहीं पशु चिकित्सालय के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरत पा रहे हैं, और जो जितनी संख्या बताना चाहिए उसकी संख्या भौगोलिक स्थिति में वो बता नहीं पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं बीमारी को छिपाना चाहते हैं, जिससे पशुधारक को काफी परेशानी हो रही है, और ये प्राइवेट अस्पतालों में जाकर वहां से दवाई ला रहे हैं और उनका इलाज कर। बात और बताना चाहूंगा प्रियंका जी मैं कि अभी किसानों पे 2 तरह की पड़ रही है। एक तो बारिश नहीं होना, दूसरी एक गायों पे बीमारी। उन पशुओं को धारकों को स्वास्थ्य पशु चिकित्सालय विभाग जो अधिकारी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में फील्ड वर्क करते हैं, वो कहीं न कहीं उन किसान से दवाई देने, वैक्सीनेशन लगाने के नाम से 500 से 800 लिए जा रहे हैं। किसान कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान है। खबर भारत की टीम जब हम उदयगढ़ ग्राम में पहुंची, वो हमें कि पशु पालकों द्वारा से पशु चिकित्सालय के कर्मचारी 1000 रुपए तक पैसा ले रहे हैं। और हमारे बीच एक साथी और जो इस बारे में पूरा चर्चा करेंगे, लंपी बीमारी के बारे में। क्या नाम है? नील जोशी। बताइए, लंपी बीमारी के बारे में इस क्षेत्र में किस प्रकार समस्या पैदा हो रही है? अलियाजपुर जिले में लगभग मेरे ख्याल से मेरा जो नाले है उसमें लगभग काफी बड़ी तादाद में लंपी बीमारी फैल चुकी है। उसको लेकर विभाग पूरा गंभीरता जितना होना चाहिए उतनी है नहीं। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली है उसमें निःशुल्क टीकाकरण की बात की गई है, लेकिन उसका असर भी नहीं देखा। उदयगढ़ ब्लॉक की करें तो उदयगढ़ ब्लॉक में जो अधिकारी है उसके वहाँ के स्वास्थ्य विभाग का अमला है, वो वहाँ कहीं पर जाता है, पशु चिकित्सालय के विभाग का डिपार्टमेंट टीकाकरण के लिए जाता है, तो ग्रामीणों से 800-1000 रुपए की डिमांड करता है, जो कि उचित नहीं है। जहाँ भी कृषक भी एक तरह से पानी की मार से परेशान है, वहीं एक बीमारी से जो उनका पशुधन है उसके पीछे वो बलबूते पर अपनी कैसे खेतियां करते हैं, लेकिन वो इसी वजह से नहीं पा रहे हैं। जी, कृषक काफी परेशान है इस अलियाजपुर जिले में। दूसरी प्रियंका जी बताऊंगा कि हम यहाँ पे दोपट के स्वास्थ्य केंद्र पर खड़े हैं। अभी तो इस समय तक 150 पेशेंट ओपीडी हो चुकी है। यह मौसमी बीमारी ने अपना पैर पसार लिया है, खांसी, बुखार। मैं अभी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बघेल जी से चर्चा करूंगा। बघेल सर, आप बताएं कि जोबट क्षेत्र के आसपास कुछ बीमारियां से ग्रसित है। डॉक्टर बघेल जी सर, अभी फिलहाल हमारे पास तो
मौसमी बीमारियों के का केस ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें सर्दी खांसी बुखार के ही मरीज हैं। मलेरिया के केस काफ़ी कम है हमारे पास, 2 केस ही हमारे पास डेंगू के हैं, बाकी सभी सामान्य मरीज ही हमारे पास अभी आ रहे हैं। डॉक्टर बघेल सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, खबर भारत की टीम में पूछना चाहती है, यहाँ पर प्रकार की दवाइयाँ बिल्कुल अवेलेबल है या कि दवाइयाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न हो रही? नहीं, हमारे पास नियमित रूप से सारी मेडिसिन उपलब्ध हैं। सभी प्रकार की जो भी हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जितनी होना चाहिए वो सारी यहाँ पर उपलब्ध है, और कोशिश हमारी यही रहती है कि सबको सही समय पर दवाइयों का लाभ मिल सके। बिल्कुल, दवाइयों का लाभ मिल चुके और यहाँ पर डेंगू ने अपने पैर पसार थे। बघेल सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस साल में हमारे पास कम से कम 6 केस यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, और उनका हम लोगों ने सभी अर्ली उसका डिटेक्शन करके और सही समय पे उसका इलाज भी किया है और उस पर नियंत्रण भी पाया है। पिछले 1 हफ्ते से हमारे पास डेंगू के सभी रिपोर्ट नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से डेंगू के कोई केस रिपोर्ट नहीं हुए? प्रियंका जी, मैं आपको यही रोकना चाहूंगी, बालाघाट से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम, उनसे भी एक सवाल रख लेती हूँ मैं। श्याम, जैसा कि आपने देखा कि लंपी वायरस को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं, बात करें यहाँ की, तो अभी आपने देखा कि वहां पर 8 से 10 गायों की मौत हो चुकी है, वैक्सीन भी कराया जा रहा है, दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी मामला देखा है कि दवाइयां तो हैं लेकिन उनको सही रूप से उनका नहीं हो पाता है, या ये कहें कि उन दवाइयों का उपयोग करने के लिए जो अधिकारी वहां बैठे हो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और वो दवाइयां वहीं पड़ी पड़ी जंग खाती रहती हैं। जी, यही बात सिर्फ अगर पशु चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो ये इस पे लागू नहीं होता, ये समस्त विभागों पे लागू होता है कि किसी भी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये संपूर्ण जिला प्रशासन की होती है। जैसे कि अभी आपने कुछ ही देर पहले बात कर रहे थे शिक्षा विभाग की कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या अंतर है। आज देख रहे हैं हम प्राइवेट स्कूलों में जो 2,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का शिक्षक पेमेंट लेता है, उसकी गुणवत्ता ज्यादा है, जो ना कि 9,000 रुपए से 90,000 रुपए तक जो सैलरी रह रहा है सरकारी विभाग में स्कूलों में, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता वो दिखाई नहीं देती। सिर्फ उसका मुख्य जो कारण है वो नियंत्रण का है। नियंत्रण सही तरीके से जिला प्रशासन नहीं रख पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है जो तस्वीर सामने निकल कर आएगी कुछ ऐसी ही रहेगी। आज मैं बात कर दूं कि प्रधान पर जितने भी शिक्षक हैं वो रोड पर उतरकर अपनी पेंशन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जब मैं कोई बात लेकर अगर दुखी मन से कोई आदमी शिक्षा देने की बात करेगा तो अच्छा दे सकता है, ये आप भी सोच सकते हैं और सभी सोच सकते हैं, क्योंकि जब अगर वो मांग है कि आप हमें पेंशन दीजिए, अरे नहीं दे सकते तो आप सामने आके उनसे बात तो करिए। शासन की एक व्यक्ति ऐसा तो हो कि जो सामने आके बात करे कि आपको देंगे या नहीं देंगे, कम से कम उस पर विचार होना जरूरी है। आधे मन से कोई भी जो होगा वो अगर शिक्षा देने की कोशिश भी करेगा तो वो उसकी जो गुणवत्ता होगी वो बेहतर नहीं हो सकती है। ठीक, मनोज भी हमारे साथ है, मनोज से भी एक सवाल रख लूं। मनोज, देखा आपने गोवंश को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह की सुरक्षा बरती जा रही है, या ये कहें किस तरह की लापरवाही, दोनों ही चीजें सामने देखने में आती हैं, क्योंकि शिक्षा की हम जैसा कि बात कर रहे थे, शिक्षा में भी यही स्थितियां बन रही हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं माता पिता बजाय निजी स्कूल के, क्योंकि कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिसके चलते जो सारी स्कूल है उसमें पढ़ाने के लिए कम ही माता पिता वहां पर अप्लाई दें, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो भले ही तमाम व्यवस्थाएं हैं वहां पर, लेकिन फिर भी ऐसी कमियां हैं जिसके चलते वहां पर माता पिता नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और अस्पतालों की भी स्थिति आपने देखी। अगर हम इसके साथ ही किसानों की बात करें, किस तरह की स्थिति, तमाम कार्य। जी, अगर हम शिक्षा की बात की जाए तो सरकारी स्कूल में इसके पूर्व में जो दर संख्या होती थी वो करीब 500 जो बच्चे जब उस समय पढ़ते, अब ये स्थिति है कि इस सरकारी स्कूलों यहाँ पर 3 बच्चे, कई स्कूल तो नरसिंहपुर में ऐसे कि जहाँ पर 3 बच्चे हैं वो पढ़ाने के लिए तो वहाँ पर नियुक्त हैं। एक शिक्षक की तनख्वाह तकरीबन जो होती है 60,000 रुपए, 40 से 50,000 60,000 रुपए तक की होती है। तो 3 बच्चों को पढ़ाने 2 शिक्षकों को वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। और अब प्राइवेट स्कूलों में जो माता पिता हैं हमें ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ही हमारे बच्चे पढ़ें। हालांकि जो है सीएम राइस स्कूल खोल रही है जिसमें 5 एकड़ में जो है सीएम राइस स्कूल का और सीबीएसई पैटर्न का होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काफी प्रियंका जी बताएं। जी
बिल्कुल। मनोज, जिस तरीके से आगामी चुनाव है उसको लेकर जो दौरा है उनका दौर जारी है, तो क्या यहाँ पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा देख पा रहे हैं आप? जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है नरसिंहपुर के परमहंस हेलीकॉप्टर से वहां पर आएंगे वहां पर, और वहां पर जो है काफी संख्या में जो अन्य जो कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचेंगे, नरेंद्र मिश्रा भी पहुंचेंगे, और अन्य जो और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी आने की संभावना यहाँ पर है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो भी आज परमहंस गंगा आश्रम यहाँ पर आएंगे। जी प्रियंका जी, हमारे साथ विवेक दुबे जी। मनोज, यही मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए मैं रोकना चाहूंगी। जो हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े थे, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग रुक के आप दिखा रहे थे किस तरह की तस्वीरें हैं। अब मैं आप सभी को यही धन्यवाद देना चाहूंगी। नरसिंहपुर से मनोज नोरिया जुड़े हुए हैं, जबलपुर से मोहम्मद शरीफ जुड़े हुए हैं, और रवि शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोरिया से, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया से हैं, और बिरसिंहपुर से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील तिवारी। इसके साथ ही मनीष जोशी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अलीराजपुर से, और बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सरदारपुर से नरेंद्र साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।